अस्सलामुअलैकुम। न्यू पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान नबीहा एजाज खान। तो नाजरीन, खबर ये है कि हुकूमत ने आवाम पर फिर से पेट्रोल बम का हमला किया है और इस वक्त पाकिस्तान में महंगाई रीजन में सबसे ज़्यादा है और ऐसे में आवाम की जो परेशानी है वो और बढ़ गई है। ईद से पहले पेट्रोल की कीमत में हम देख रहे हैं कि इजाफा हो रहा है। वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए फी लीटर इजाफा नाजरीन कर दिया गया है, जिसके बाद पेट्रोल की फी लीटर कीमत 272 रुपए से बढ़कर 282 रुपए तक पहुंच गई है। बहरहाल वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और हाई स्पीड डीजल की कीमत 293, लाइट डीजल ऑयल की कीमत 174 रुपए 78 पैसे फी लीटर बरकरार है और मट्टी के तेल की कीमत में 5 रुपए 78 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया है। अच्छा, सोशल मीडिया पर इस खदशे का इजहार किया गया है कि कहीं इस फैसले के पीछे IMF की कोई नई शर्त तो नहीं है और क्या अभी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मजीद भी बढ़ाई जाएंगी। इस खदशे का इजहार हो रहा है सोशल मीडिया पर, लेकिन उम्मीद तो खैर अच्छे की करनी चाहिए, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा। हालात व वाक़यात देख कर के कीमतें मजीद नहीं बढ़ेंगी। बहरहाल प्रोग्राम में शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। हुकूमत और अपोजिशन मुज़ाकरात का सख्त मरहला, जमाते इस्लामी मैदान में आ गई। पाकिस्तान का जानलेवा बॉलिंग अटैक, न्यूजीलैंड को दूसरे T20 में भी मात। रमजानुल मुबारक और हमारी ग़िज़ायत, आदात में तब्दीली के मुस्बत असरात। दिल के आर्जे के साथ पैदा होने वाले बच्चों का इलाज अब मुमकिन। और चटपटी मैक्रोनी का मजेदार पकवान होगा आज के नियो पाकिस्तान का हिस्सा। तो नाज़रीन, अभी पिछले हफ्ते हमने अपने प्रोग्राम में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात की खबर आपके साथ शेयर की थी कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात की कोशिशें काफ़ी दिनों से हो रही हैं। अब जमात इस्लामी इन मुज़ाकरात को यकीनी बनाने के लिए मैदान में आई है और अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने पर आमादा हैं। अब आने वाले दिनों में देखना है कि अमीर जमात इस्लामी का दावा कितना हकीकी है। मुल्क को मौजूदा बहरान से निकालने के लिए सियासतदानों में बातचीत ज़रूरी है, किसी इंतशार के मुतहम्मिल नहीं हो सकते हैं। कौमी इंतखाबात के लिए इत्तफाक़ राय पैदा किया जाए। सिराजुल हक ने गुज़श्ता रोज़ कौमी इंतखाबात के लिए इत्तफाक़ राय पैदा करने की कोशिशों के सिलसिले में वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ और चेयरमैन PTI इमरान खान से अलग अलग मुलाकातें की और तीनों रहनुमाओं के दरमियान इस बात पर इत्तफाक पाया गया कि मुल्क को मौजूदा बहरान से निकालने के लिए सियासतदानों के दरमियान बातचीत इंतहाई अहम है। फिर वज़ीर आज़म और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने सिराजुल हक को उनकी कोशिशों में मुकम्मल ताउन की भी नाजरीन यकीन दहानी करवाई है और इमरान खान का ये कहना है कि आईनी दायरे में बातचीत करने को तैयार हैं। अच्छा, शाह महमूद कुरैशी साहब की भी स्टेटमेंट सामने आई है। वो अब भी मुज़ाकरात के लिए हुकूमत पर यकीन करने को मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं है। वो ये कहते हैं कि हुकूमत कुछ कहती है, ये करते कुछ हैं। ये कहना है शाह महमूद कुरैशी का। अच्छा, उधर मौलाना फजलुर रहमान ने जजेस पर सख्त तनकीद की और कहा कि अभी एक्ट बना नहीं और बेंच पहले ही बन गया है। इन दिनों हैरत अंगेज तौर पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा जो कि काफ़ी अरसे से पसे मंजर में थे और बाग़ियाना रविश इख्तियार करते दिखाई हमें दे रहे हैं, एतजाज़ एहसन को यकीन है कि इंतखाबात 14 मई को ही होंगे और यही वज़ीर आज़म करवाएंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का बहरहाल ये कहना है कि मेरे ऊपर 121 मुकदमात कायम हो चुके हैं, इसलिए लाहौर हाई कोर्ट से रजू कर लिया है। खैर खान साहब, आपको मुकदमात के हवाले से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने कौन सा अदालतों में पेश होना है जो इन मुकदमात की आपको फ़िक्र है। पूरी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त इन कॉन्वर्सेशन है सीनियर एनालिस्ट नासिर बेग चुगताई साहब। बेग साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया हमारे प्रोग्राम को। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान बैकडोर मुज़ाकरात के हवाले से आगाज़ करूंगी गुफ्तगू का। ऐसी खबरें आ रही हैं कि अब अचानक से जमात इस्लामी मुतहरिक हो गई है, क्या कहेंगे इस बारे में? अच्छा, मुज़ाकरात से की जो अहमियत है उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। पाकिस्तान मुज़ाकरात से बना, सियासतदानों ने मुज़ाकरात किए, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, उससे बना। फिर पाकिस्तान के बाद एक APC हुई जिसने मुज़ाकरात किए और 1 यूनिट ख़त्म किया। फिर मुज़ाकरात हुए, आइन बना। आइन 9-10 अप्रैल की रात तक नहीं बन रहा था तो साथ कई जगहों पे चले गए रात को दौरा करके।
लोगों से मुलाकात की सुबह आइन बन गया। फिर पीएनए की तहरीक आई, एक बड़ा बलवा हो गया, फसाद हो गया, जुल्फिकार अली भुट्टो अचरा चले गए मौलाना मोदी से मुज़ाकरात के लिए। तो एक हिस्ट्री है हमारे पास मुज़ाकरात की, और बहुत अच्छी हिस्ट्री है, बहुत अच्छी हिस्ट्री है। लेकिन इस दौर में आने के बाद, अगर मैं हिस्ट्री का तालिब इल्म हूँ और रिसेंट जो सूरत हाल है उसको देख रहा हूँ, तो मुझे कुछ मायूसी होती है। सच्ची बात ये, मौलाना सिराजुल हक साहब कुछ भी कर लें, और हजरात कुछ भी कर लें, आपको एक फैसला होने के बाद 1 घंटे के बाद उसका रिवर्स मिल जाएगा, 360 डिग्री घूम जाएगा बंदा। मतलब ये कि ठीक है मैं तैयार हूँ मुज़ाकरात के लिए, और 1 घंटे बाद जवाब आएगा नहीं मैं चोर से मुज़ाकरात नहीं कर सकता, या ये आएगा मैं मुज़ाकरात नहीं करूंगा, मेरी टीम मुज़ाकरात करेगी। फिर टीम जाती है, बातचीत कई बार अब बातचीत हो चुकी है पार्लियामेंट के अंदर, तो वो टीम कहती है जी यार हमने तो बात मान ली थी आपकी, जब वहां गए तो वहां मना कर दिया गया, वो जिद में आ गए, वो बात नहीं मान रहे। तो ये जो एटीट्यूड है ये मुज़ाकरात का नहीं है। अच्छा ये नबिया एक जुमला मुझे करने दें कि मुज़ाकरात बहुत साइंटिफिक गेम होता है, बहुत साइंसी होता है, आपको लेना पड़ता है, कुछ देना पड़ता है, कुछ झुकना पड़ता है, तरीके से बात करनी होती है। आप कह रहे हैं कि गैर मशरूत होने चाहिए, इतनी शर्तें रख करनी होती है, और फिर रवैया और एटीट्यूड भी उस पर होना चाहिए, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी तो अभी भी एतमाद नहीं कर रहे हैं, तो उनकी भी विद इन द पार्टी लग रहा है कि वो इस पर एक मुतफिक नहीं है या इत्तेफाक नहीं है इस बात को लेकर। महमूद कुरैशी की कोई खास अहमियत नहीं है। अच्छा। फैसला खान साहब का होता है, ठीक, जो खान साहब, उन्हें पता भी नहीं था असेंबली टूटने वाली है, परवेज राय को नहीं पता था असेंबली टूटने वाली है, फैसला खान साहब का होता है। देखे ना, ये होती है लीडरशिप कि एक आदमी फैसला करता है। अच्छा बेग साहब, ये जो सारी कशमकश है, इसका मतलब हम ये समझें कि इमरान खान को मुज़ाकरात पर ही फिर इमादा करना था, क्योंकि चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने बातचीत के दरवाजे जिस तरीके से हमेशा के लिए बंद रखे थे, सिराजुल हक ने उनसे मुलाकात में आमादगी का जो इजहार किया है, बहरहाल है तो फिर हुकूमत की ही कामयाबी ना। देखिए सराय साहब बहुत नफीस आदमी है, जमात इस्लामी बहुत पुरानी बहुत कदीम जमात है, पाकिस्तान बनने से पहले की जमात है, पठानकोट में इसका पहला सेशन हुआ था, और मुज़ाकरात पे यकीन रखते हैं लोग, बातचीत पे यकीन रखते हैं। चुनांचे यही लोग थे जो पीएनए की तहरीक में बातचीत में आगे आ गए थे भुट्टो साहब से, और नतीजे पर पहुंच गए थे। ये अलग बात है कि अमरीकी साजिश और ज़िया-उल हक की मंसूबाबंदी कि वो मामला ख़त्म हो गया, मुज़ाकरात। प्रोफेसर गफूर की किताब भी है, ऑनलाइन कट गई, बहुत कमाली किताब है, तो मौलाना कौसर नियाज़ी की किताब भी है। तो ये है, इन लोग की कोशिश हमेशा ये रही है कि मुफाहमत हो जाए, लेकिन हो नहीं पाती, इनसे नहीं हो पाती। ये बेचारे अपनी पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कोई तैयार नहीं हुआ, क्योंकि इनके अपना रिकॉर्ड ईस्ट पाकिस्तान में दुरुस्त नहीं था। वहाँ जो मुज़ाकरात करने थे वो नहीं कर पाए ये, उसके बाद इनको सबक सीखा है इन्होंने गालिबन। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनकी कोई बात खान साहब मान लेंगे, इनकी कोई बात मौलाना फजल रहमान मान लेंगे। मौलाना फजल रहमान कल ही कह दिया ना, ये सब आप बात तो आपकी बजाय आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन जमात इस्लामी कराची में मुज़ाकरात के जरिए मामलात को दुरुस्त नहीं कर पाए, तो वफाक में बेहतरी की उम्मीद है? कहाँ? कराची में? जी, कराची में भी अभी तक मसला हल नहीं हो रहा बलदियाती इंतखाबात का। जी, कराची में जब मुज़ाकरात की जरूरत थी उस वक्त यहाँ कत्लेआम हो रहा था, उस वक्त जमात इस्लामी कहाँ थी, उस वक्त एमक्यूएम कहाँ थी, वह पीपल्स पार्टी कहाँ थी, ये कहाँ थे लोग? कोई पर नहीं थे। फिर एक मुज़ाकरात हुए जिसमें जमात इस्लामी शामिल नहीं थी, ठीक, और फौज हुआ, तो उसके बाद और वो ऑपरेशन मुज़ाकरात से नहीं हुआ, वो दूसरा। तो मेरा अपना ख्याल है कि जमात इस्लामी बहुत अच्छी मुखलिसाना कोशिश कर रही है, लेकिन उसको जवाब दो तरफ से नहीं मिलेगा, एक मौलाना फजल रहमान और दूसरे इमरान खान। जबकि जरदारी साहब की जो शर्त है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि मुज़ाकरात होने चाहिए, मैंने ग्रुप कर दिया है, लेकिन मुज़ाकरात के लिए इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर के पास आना होगा। अच्छा, कहीं ना कहीं बैकडोर राब्तों में आप ऐसा समझते हैं कि पीपल्स पार्टी जरदारी साहब इमरान खान से राब्ते में है, क्योंकि मुज़ाकरात के हवाले से वो भी पहले इंडिकेट कर चुके हैं, इस पर आपकी क्या राय है? ख्याल है कि वो मुज़ाकरात से इमरान खान से तो राब्ते में नहीं है, ठीक, लेकिन इमरान खान के लोगों से बहुत अच्छे राब्तों में है वो, सही, और उनके पुराने राब्ते हैं वो नए राब्ते नहीं है, वो पुराने राब्ते जो अभी भी स्टेबल हैं और अभी कंटिन्यू हैं।
ज़ाहिर है सब इत्तलात उनको मिलती रहती हैं। सब में ख़ाली सबसे बाख़बर शख़्स जो है वो ज़रदारी है और उनको ये पता है कि इमरान खान की सोच क्या है ठीक और है। लोग उनके बारे में, उनके अपने लोग उनके बारे में क्या ठीक, सोचते हैं। ये जैसा कि आपने कहा बेग साहब के जमात इस्लामी की बड़ी अच्छी कोशिश है, अच्छी काविश है, आप उसको भी सराह रहे हैं, लेकिन सारा मामला एंड पर तो है खान साहब के हाथ में ना। आपको ऐसा लगता है कि खान साहब एक ही दिन में इंतखाबात के लिए आमादा हो जाएंगे? फिर अदालती फैसले भी अपनी जगह मौजूद हैं, 14 मई को तो इलेक्शन होने हैं, उन फैसलों का क्या होगा? देखिए खान साहब इस बात पे तैयार हैं कि इंतखाबात पे बातचीत हो ठीक। और ये वो एक बार नहीं वो कई बार कह चुके हैं, लेकिन बातचीत का फॉर्मेट क्या होगा, कौन किस पे यकीन करना चाहता है, जी। सबसे बड़ी बात ये है डेफिसिट ऑफ ट्रस्ट जिसे हम कहते हैं ना, एतमाद का खसारा वो इतना ज्यादा है, इतना शदीद है कि वो इन मुज़ाकरात को नहीं होने देगा। और इन मुज़ाकरात को मुझे लगता है ये है कि आपको प्रॉक्सी मुज़ाकरात करना पड़ेंगे। कल आप शायद जेनेवा पर मुज़ाकरात जो हुए थे अफगानिस्तान पे, जी। उसका आपको अंदाजा हो कि एक ग्रुप एक कमरे में रहता है, एक ग्रुप दूसरे कमरे में बैठा था, यूएनओ का नुमाइंदा आता था, उससे बात करता था, फिर दूसरे कमरे में जाता था, उसको मैसेज देता था। इस तरह वो मुज़ाकरात हुए, कामयाब हो गए थे। जुनेजो साहब ने जेनेवा पे साइन कर दिए थे, फिर चावल लखनऊ को बरतरफ कर दिया। वो एक अलग कहानी है हमारी तारीख की। तो ये तरीका ये भी हो सकता है मुज़ाकरात का कि पार्लियामेंट हाउस के एक कमरे में मखदूम शाह महमूद वगैरह वगैरह ये गारंटी देकर बैठे कि वो जो तय करेंगे वो कबूल किया जाएगा, और दूसरी तरफ ये दूसरा ग्रुप बैठे और गारंटी देकर बैठे जो तय होगा उस पर अमल किया जाएगा। ठीक। तो शायद मामला तय हो जाए। मुझे लगता यह है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना सालिसी का किरदार खो दिया है। अच्छा। जो आजकल के हालात है जी। उसको अगर आप देखते सुप्रीम कोर्ट के, तो एक अदारा हमारे पास था जो सालिसी करा सकता था, जो बीच में पढ़ के बातचीत के जरिए मुज़ाकरात हल कर सकता था। लेकिन अफसोस की बात ये सब कह रहे हैं, इतराज हसन कह रहे हैं दरार बढ़ गई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो वो सालिसी का किरदार गुम हो गया है सुप्रीम कोर्ट का, और ये बड़ी नाकामी है हमारी। ठीक। अच्छा सर, ये एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी सदर पाकिस्तान के हवाले से। अगर वो पार्टी ना बनते, मुज़ाकरात में काफ़ी बेहतर किरदार अदा कर सकते थे, मगर जो उनके इक़दामात रहे इमरान खान के ताबे हैं, इस वजह से वो सिर्फ पार्लियामेंट के लिए मोर्चा लगाए बैठे हैं। क्या आप राय रखते हैं? मैं लंदन में इकोनॉमिक्स में पढ़ रहा था, तो मेरे टीचर ने मैंने कहा कि इफ देयर वाज नो पार्टीशन प्लान इन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो प्रोफेसर ने मुझसे कहा कि मैन देयर इज नो इफ इन हिस्ट्री, कि अगर बेग साहब आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। जमात इस्लामी के रहनुमा लियाकत बलोच साहब इनकी है, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं, आप भी उनकी गुफ्तगू सुनिएगा। बहुत शुक्रिया लियाकत साहब, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। कितने पुरुम्मीद दिखाई दे रहे हैं मुज़ाकरात के लिए? इमरान खान भी राजी हो गए हैं, हुकूमत भी मान गई है, आपको लगता है कुछ बेहतर की उम्मीद रखी जाए इस वक्त? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, बुनियादी तौर पर तो ज़ाहिर है कभी जो सियासी का हमारे पेश नज़र तो यही है कि हल सियासतदानों के पास, और सियासतदान मुज़ाकरात के जरिए, डायलॉग के जरिए कुछ आगे कुछ पीछे होके मामलात को तय करें तो सियासी मसाइल हल हो जाते हैं। इस वक्त बुनियादी एक ही नुक्ता है, इंतखाबात का है। जी। हमने तो यही समझा है कि कोई फरार चाहता है, लेकिन अपनी मर्जी की तारीखें हैं। कुछ तारीखें वो हैं कि जो पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के टूटने के बाद पंजाब की तारीख तो आ गई, खैबर पख्तूनख्वा की आई नहीं, और इस तरह अब 14 मई का तय हुआ है। तो अमलन तो 90 दिन जो हद है वो तो 30 अप्रैल को भी क्रॉस कर गई थी और 14 मई की भी क्रॉस कर गई। जी। अब मसला ये भी है कि भी सिर्फ एक पंजाब का इलेक्शन हो जाए बाकी ना हो, तो बाकी सूबों के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इसीलिए हमने वज़ीर आज़म से भी मुलाकात की और इमरान खान साहब से भी मुलाकात की और यही कहा कि भी कुछ वो कदम आगे बढ़ाएं, कुछ वो कदम पीछे हटाएं, तो दरमियान में किसी कॉमन जगह पर तारीख पर इत्तफाक करके इलेक्शन पर ही इत्तफाक होना चाहिए। अभी एक मरला था मुलाकात का, लेकिन इसके बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब से भी, आसिफ जरदारी साहब से भी, बाकी कायदीन से भी हम मिलेंगे। लेकिन ये था कि भी कोई 2-2, 3-3
हजरात आपस में मिल बैठें और इब्तदाई तौर और फिर किसी चीज पे इत्तफाक होता है तो फिर उसके मैकेनिज्म और उसकी इम्प्लीमेंटेशन का तरीका तय किया जाए। इस वक्त तक तो यही अच्छी मुस्बत मुलाकातें रही हैं और इंतखाबात पर ही सबका इत्तफाक है, तारीख पे इख्तलाफ है, उसी पर ही जमा करना, इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। ठीक, बुनियादी नुक्ता इंतखाबात का बिल्कुल आपने बजा फरमाया और मुल्क इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता है, क्योंकि आपकी जमात इस्लामी की मुलाकात हुई है, वज़ीर आज़म से भी हुई है, ज़्यादा लचक आपको दिखाई दे रही है? क्योंकि खान साहब पहले बज़िद थे, मुज़ाकरात नहीं करना चाह रहे थे, तो इस वक्त तमाम लोग अपोजिशन और हुकूमत लचक का मुजाहरा कर रहे हैं। उनका इस मरहले पर तो स्टांस यही है कि भाई वो बराह रास्त किसी मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन उनके बिहाफ पर जो है उनके जो नुमाइंदगान हैं वो शिरकत करेंगे। इसी तरह उन्होंने जमात इस्लामी के साथ मजीद गुफ्तगू के लिए 3 अफराद को मुकर्रर भी कर दिया है, परवेज खटक साहब, एजाज चौधरी साहब, मियां महमूद रशीद साहब। तो इंशाल्लाह हम ये मीटिंग करेंगे और उससे कोई वे फॉरवर्ड होगा कि भी आगे बढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा लियाकत साहब, आपने फरमाया कि तारीख पर इस वक्त इत्तफाक नहीं है, तो मजीद मुलाकातें आप इस हवाले से किनसे करने जा रहे हैं और आपको लगता है कि खान साहब कन्विंस हो जाएंगे? लेकिन बुनियादी चीज तो हमारा भी अपना कंसर्न है कि ये यकीनी होना चाहिए कि इंतखाबात हों, आइन से मावरा या सुप्रा कॉन्स्टिट्यूशनल कोई कोशिश नहीं होनी चाहिए जी। इससे पहले इम्तियाज आलम साहब हैं जो सीनियर सहाफ़ी हैं, उनकी सरबराही में एक मीडिएशन कमेटी ने पहले भी एक वर्किंग की है, कायदीन से मिले हैं, तो एक माहौल तो ऐसा बन रहा है कि भी सियासतदान महज अपनी जिद की बुनियाद पर कोई ऐसा नुकसान न कर बैठे कि जिस पर फिर कफे अफसोस मलते रहें और किसी के हाथ में भी कुछ न रहे। अच्छा लियाकत साहब, अदालती अहकामात भी अपनी जगह मौजूद है, इंतखाबात की तारीख मौजूद है, हुकूमत भी इससे पहले हमें बज़िद दिखाई दे रही है, वो भी इंतखाबात पहले नहीं करवाना चाहते, तो बेसिकली है तो ये एक मुश्किल मरहला है हुकूमत को और ऑपोजिशन को एक पेज पर लेकर आना। कोर्ट ने तो एक रास्ता दिया था ना कि भी सियासी क़यादत, सियासी जमातें आपस में बातचीत कर लें, 2-3 दिन उन्होंने मौका दिया था, लेकिन उस मौके पे तो बात नहीं हो सकी। आज अगर हम पॉलिटिकल बुनियादों पर किसी चीज पर इत्तेफाक कर सकते हैं तो फिर जैसे मैंने कहा कि उसका मैकेनिज्म सोचा जा सकता है कि भैया हम वो चीजें पार्लियामेंट में ले जाएं, वही चीजें हम कोर्ट में ले जाएं कि भाई ये पॉलिटिकल मामला है, इलेक्शन का मामला है और सारी जमातों का एक चीज पर इत्तेफाक है, तो बाकी स्टेक होल्डर्स भी फिर उससे इत्तेफाक कर लेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया लियाकत बलोच, सीनियर रहनुमा जमात इस्लामी, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन के साथ साथ नासिर बेग चुगताई साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। एक छोटी सी नाजरीन ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बेग साहब से गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन इन नियो पाकिस्तान रमज़ान स्पेशल ट्रांसमिशन। ब्रेक से पहले लियाकत बलोच और नासिर बेग चुगताई साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे और उस हुकूमत और अपोजिशन मुज़ाकरात की मेज़ पर आते हैं कि नहीं आते हैं, इसी हवाले से हम बात कर रहे थे। बेग साहब से मैं बात करना चाहूँगी। बेग साहब, अभी PTI की जानिब से 3 रुकनी कमेटी भी तश्कील दे दी गई है, जिसमें परवेज़ खटक साहब है, एजाज चौधरी साहब है, महमूद रशीद साहब है। अच्छा, दूसरी जानिब शाह महमूद कुरैशी की स्टेटमेंट है, वो कहते हैं कि हुकूमत की मुज़ाकरात की नीयत ही नहीं है। बात यह है कि नीयतों का हाल तो अल्लाह जानता है, या सिराजुल हक साहब जानते हैं जो मिलकर आए खान साहब से जमा पार्क में, और उनका कहना यह है कि इंतहाई जहरीली पोलराइजेशन है फरीकों के दरमियान। उनके इस जुमले से बड़ी मायूसी टपक रही है। फिर जमात इस्लामी का अपना जो मौक़िफ़ है वो ये है कि इंतखाबात की एक ऐसी तारीख का इंतखाब कर लिया जाए जो अक्टूबर से पहले मई के बाद हो, मतलब अगस्त की शायद बात कर रहे हैं मेरा ख्याल है वो। अगर अगस्त में इंतखाबात करने हैं आपको तो मई में आपको असम्बलियाँ डिसॉल्व करनी होंगी। बजट कौन लेकर आएगा जून में? सवाल ये है कि बजट क़ब्ल अज़ वक्त पर पेश करेंगे, आप किस तरह पेश करेंगे मेरे से में नहीं आया। लेकिन अच्छी कोशिश है, अच्छी फर्ड है अगर ये APC जो ईद के बाद 1 पॉइंट एजेंडे पर होनी है मुनक़िद हो जाए, और अगर उसमें इमरान खान साहब नहीं आते हैं तो फिर जो उनका वफ़द है
अच्छा वो बेग साहब, जमानत लेके ये आए। मंजर आम से इस वक्त परवेज इलाही साहब गायब हैं, बड़े पुराने और मंझे हुए खिलाड़ी हैं, उनके तो आसिफ अली जरदारी से भी अच्छे ताल्लुकात हैं, वो तो मुफाहमत करवा सकते हैं, मुज़ाकरात के लिए मनवा सकते हैं, और पीटीआई के सदर भी हैं अब तो उनके लिए तो कोई इतनी मुश्किल बात बज़ाहिर लगती तो नहीं है। देखिए, इस वक्त जहां परवेज इलाही साहब खड़े हैं ना, मुझे नहीं लगता कि वो इमरान खान और हुकूमत के दरमियान कोई कंप्रोमाइज कराएंगे। अगर वो कराएंगे तो अपनी जगह खो देंगे। अव्वल तो कोई जगह है नहीं उनकी पीटीआई में, वो प्रेसिडेंट ने कोई पूछता भी नहीं है उनको बेचारे को, वो खुद जाते हैं बार बार ज़बान पर मिलने के लिए। फिर ये कहना गलत होगा कि जिसको पीटीआई में अपनी जगह बनानी है उसको अपनी जबान फिर बंद करनी पड़ेगी, ये भी हैरत की बात है। देखिए, परवेज इलाही साहब बहुत कमाल की बातें कर रहे हैं, वो आइन की बातें कर रहे हैं। एक ऐसा शख्स जिसने ये कहा हो कि हम 7 बार परवेज मुशर्रफ को वर्दी में सदर बनाएंगे, वो आइन की आज बातें कर रहा है। वो आज बातें कर रहा है इंतखाबात की, जो इंतखाबात मुलतवी कराने पर इसरार करता रहा पूरी जिंदगी, जो फौजी हुकूमतों के आगे आगे चलते रहे झंडा पकड़कर, वो आज जमहूरियत की बातें कर रहे हैं। तो सब जानते हैं परवेज इलाही साहब को, और सब जानते हैं कि मौलाना फजल रहमान से उन्होंने क्या वादे किए थे धरने के बाद, वो भी सब जानते हैं। तो मेरा ख्याल है उन पर भी ट्रस्ट कम हो गया लोगों का, उन पर भी एतमाद, खासतौर से चीफ मिनिस्टर पंजाब के का इंतखाब जब हो रहा था, उस वक्त जिस तरह बैकआउट किया परवेज इलाही साहब ने, वो बड़ा हर्ट हुआ है, और मुस्लिम लीग उस मामले में बड़ी शर्मिंदा हुई है। जरदारी साहब बड़े शर्मिंदा हुए हैं, शुजात साहब बहुत शर्मिंदा हुए हैं। तो मेरा ख्याल है उनका अपना कोई उससे अच्छा मुकाम तो फवाद चौधरी का है कि आपने शायद देखा हो मंजर, क्या मंजर था वो, कि जब फवाद चौधरी ने उनका तकर्रुरनामा बाहर आके उनके हाथ में दिया कि जी आपको प्रेसिडेंट बना दिया गया है, और प्रेसिडेंट भी कैसा आपको पता है कि शाह महमूद कुरैशी साहब, उनमें लगती कितनी है, कौन किसको मानता है ये भी पता है आपको। तो खैर, मेरा अपना ख्याल ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो सूरत हाल है वो बहुत बुरी है। क्या आपको गिनाऊं, समाजी, इखलाकी, कानूनी, आइनी, अदालती, माशी, हर तरह का बुरान है हमारे पास। अगर हम एक छोटा सा सियासी कदम उठा लें, सियासी इस्तेकाम ले आए, हम वो इंतखाबात के जरिए आए, किसी जरिए से आए, तो बहुत बेहतर होगा। लेकिन मुझे यकीन है इस बात का कि सियासी इस्तेकाम हमारे पास इंतखाबात के बाद भी नहीं आएगा। माशी बेहतरी हमारे पास इंतखाबात के बाद भी नहीं आएगी, और माशी बेहतरी का तो आप 2025 तक ना सोचें। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर बेग चुगताई हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन पे पूरी सूरत हाल पर एनालिसिस शेयर कर रहे थे। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद कुछ स्पोर्ट्स का भी जिक्र करेंगे। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को एक मरतबा फिर से शिकस्त दे दी है। बहरहाल ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन इन नियो पाकिस्तान। और अब कुछ बात करेंगे स्पोर्ट्स के हवाले से। और कल तो कप्तान ने कमाल कर दिया, बाबर आजम ने जनाब सेंचुरी बनाई है, स्कोर की है, और पाकिस्तान ने अपना जो सेकंड जो मैच था वो भी जीत लिया है। 5 T20 मैचेस की सीरीज के दूसरे मैच में भी ग्रीन शर्ट्स को फतह हासिल हुई है। अच्छा, पाकिस्तान ने पहले टॉस जीता, बाबर आजम ने पहले नाजरीन बैटिंग करने का फैसला किया। पाकिस्तान के 193 रन के हदफ के ताकुब की भी टीम जो है वो 7 विकेटों का नुकसान उनका हुआ, और सिर्फ 153 रन ही बना सकी। तो मैच का एनालिसिस लेंगे, और खासकर बाबर आजम की जो कल की बैटिंग थी, जो सेंचुरी थी, उस पर भी बात करेंगे। नसीब राजपूत स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ इस वक्त इन कॉन्वर्सेशन है। जी साहब, कल का मैच बड़ा ही हैपनिंग रहा। पाकिस्तान ने खासकर जो बाबर आजम है उनकी बड़ी शानदार इनिंग्स रही कल के मैच में, क्या कमेंट करेंगे? बिल्कुल, बाबर आजम किंग है, इसमें तो कोई शुबा नहीं है। बाबर आजम हमारे नहीं बल्कि दुनिया के किंग है इस वक्त। और जिस तरीके से वो रैपिडली इम्प्रूव कर रहे हैं, खासकर स्ट्राइक रेट के डिपार्टमेंट में हम जरूर बात करेंगे। देखें, इस PSL से पहले बाबर आजम और रिजवान का स्ट्राइक रेट बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज होता था। यही वजह है कि जब न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज का आगाज हो रहा था तो भी सवाल यही किया जा रहा था बाबर से कि क्या आप और रिजवान ही ओपनिंग करेंगे। वजह ये लोगों के जहन में यही माइंड चल रहा था कि 127 128 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हैं हमारे दोनों ओपनिंग बैट्समैन, जबकि दुनिया बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुकी है। लेकिन हैट्स ऑफ टू बाबर आजम एंड रिजवान आल्सो,
कि दोनों ने जिस तरीके से अपने स्ट्राइक रेट को इम्प्रूव किया, लेकिन बाबर आजम अगर उनके साथ किंग जुड़ा हुआ है, देखिए जिस अंदाज से जब ओपनिंग प्लेयर ने अच्छा परफॉर्म कर लिया था 10 ओवर में 98 रन पे, तो देन आपके 3 ओवर में 8 रन पर 3 आउट हो गए थे। उनमें वो 2 बैट्समैन भी थे जिन्होंने पहले T20 में इंपॉर्टेंट प्ले किया था, साइम और फखर, और इमाद ने भी उस मैच में अच्छा परफॉर्म किया था, तो वो तीनों बैट्समैन आउट हो गए थे। वहां बाबर ने ना सिर्फ जिम्मेदारी ली बल्कि अपने स्ट्राइक रेट को जिस रफ्तार से मेंटेन किया और वो लेके चले, तो इसमें कोई शुबा नहीं है। इस वक्त हम बिल्कुल खुल के कह सकते हैं ये तो हमने बाबर आजम की तारीफ की है, नो डाउट वर्ल्ड क्लास प्लेयर है और कल उन्होंने सेंचुरी रिकॉर्ड की है, अमेजिंग परफॉर्मेंस उनकी रही है। अच्छा, जो कीवी बैटर हैं ऑन अदर साइड वो खौफ खा रहे हैं हमारे बॉलर से, तो नो डाउट पाकिस्तान का जो बॉलिंग अटैक है वो भी बहुत ही शानदार है, स्कोर चेज नहीं करने दे रहा कीवीज को। बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखें जिस बॉलिंग अटैक के नसीम शाह और एहसान उल्लाह बाहर बैठे हो, तो आप सोचें कि हमारे बॉलिंग अटैक का लेवल इस वक्त है क्या। हमें ये हम किसको खिलाएं और किसको ना खिलाएं हम इस पोजीशन में। और हारिस रऊफ जिस अंदाज से वो उनका स्लोअर वन है स्पेस के साथ, वो कमाल है। शहनशाह अफरीदी एक गैप के बाद, इंटरनेशनल गैप के बाद, उन्होंने PSL बहुत शानदार खेला, लाहौर कलंदर्स को चैंपियन भी बनवाया, लेकिन इंटरनेशनल गैप के बाद आए, अपने रिदम में आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं। लेकिन हारिस रऊफ बोल्ड एक्सेप्शनली वेल। देन जमान खान, वो जो उनका ऑर्थोडॉक्स एक्शन है और पीछे से हाथ आता है, उसमें उनका यॉर्कर पता नहीं चलता, उनका स्लोअर वन पता नहीं चलता, उनका स्लो बाउंसर पता नहीं चलता। तो मैं आपको कह रहा हूँ ना कि जहाँ नसीम शाह और एहसान उल्लाह जो फास्टेस्ट बॉलर है इस वक्त पाकिस्तान के, वो दोनों बाहर बैठे हो, तो हमारा बॉलिंग लाइनअप, और फिर इस टीम के लिए कि जिसके 9 खिलाड़ी इस वक्त इंडिया में IPL खेल रहे हैं और उनके कैप्टन अनफिट होने के बाद अपने वतन वापस जा चुके हैं। मोस्टली जो प्लेयर थे, देखिए ये टीम का मसला है, ये हमारा मसला नहीं है, ये न्यूजीलैंड टीम का मसला है कि उनके कौन से प्लेयर आते हैं कौन से नहीं आते। हमने 100% दे रहे और हम अपना 100% दे रहे हैं। हमारी बॉलिंग लाइनअप इस वक्त टॉप पर है। शादाब को आप देखें, अम्माद वसीम के आने के बाद एक खास फर्क पड़ा है, तो पाकिस्तान नाउ प्लेइंग वेरी वेल क्रिकेट। अच्छा, बाबर आजम कल की एक परफॉर्मेंस रही, फिर रिजवान से भी पूछा गया कि ऑन अ लाइटर साइड कि बाबर आजम बेहतर है कि रिजवान, तो उनका बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि पाकिस्तान के लिए जो बेहतर खेलता है, तो ये तनकीद बड़ी होती है जब अच्छी परफॉर्मेंस नहीं होती है, तो बाबर पर और रिजवान पर खासकर चूंकि हमारे ओपनिंग बल्लेबाज हैं तो सारा जो मलबा है वो फौरन इन पर जाता है। लेकिन बड़ा अच्छा उन्होंने जवाब दिया कि पाकिस्तान के लिए प्ले करते हैं और परफॉर्मेंस जो है वो बताती है। देखिए तनकीद अगर करते हैं हम लोग, आप या मैं या लोग हमारे फैंस करते हैं, तो वो सर पे भी उठा के रखते हैं अपने इन प्लेयर्स को। ऐसा नहीं है कि सिर्फ तनकीद ही कर रहे होते हैं। जब आप अच्छा खेलेंगे तो फिर कौन बुरा कहेगा? आपके अच्छा खेलने पे कोई क्रिटिसाइज करेगा? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये क्रिटिसाइज उसी वक्त होता है कि जब बुरा खेलते हैं। हाँ, जरा हम थोड़ी जज्बाती कौम जरूर है। एक मैच के बाद हम अगर सर पे उठा लेते हैं तो एक मैच के बाद जमीन पे जोर से फेंकते भी हैं। ये भी दोनों चीजें हैं। हालांकि बर्दाश्त थोड़ी सी कम है कि 2-3 मैचों में अच्छी परफॉर्मेंस अच्छी देख लें, 2-3 में खराब देख लें, इतना इंतजार नहीं करते हम। यहाँ मैं एक बात जरूर करूंगा, वो ये कि देखिए साइम अयूब की सूरत में पाकिस्तान को जो टैलेंट मिला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा टैलेंट रोज रोज अवेलेबल नहीं होता। साइम अभी बहुत यंग है। देखिए जिस वक्त बाबर और रिजवान एक मुस्तनद ओपनिंग प्लेयर बना था, तो फखर जमान जो जेन्युइन ओपनर है, आप उनको 3 नंबर पे लाए थे। फखर बहुत एक्सपीरियंस हो चुके थे उस वक्त तक। उनको आप किसी नंबर पर भी खिला लें वो खेल लेंगे, लेकिन साइम अयूब को शायद आपको थोड़ा सा संभाल के लेके चलना पड़ेगा। जिस तरह से आपने साइम अयूब की बात की, बाबर पर भी यही तनकीद हो रही थी। अगर हम फर्स्ट T20 मैच का जायजा लें जिसमें बाबर गालिबन 9 या 10 करके आउट हो गए और रिजवान ने भी 7 या 8 स्कोर किए, तो तब यही बात हो रही थी कि बाबर को जो है वो ओपनिंग बैट्समैन नहीं होना चाहिए। तो ये वाली चीजें भी साथ चल रही होती हैं। आपका इस हवाले से क्या ख्यालात है? जैसा कि फर्स्ट T20 जो मैच था उसमें बाबर ने परफॉर्म नहीं किया, लेकिन कल के मैच में शानदार परफॉर्मेंस रही। बिल्कुल शानदार परफॉर्मेंस रही। देखिए इस सीरीज से पहले या PSL से पहले, देखिए साइम अयूब को ये क्रेडिट जाता है। साइम अयूब ने हमारे दोनों ओपनर्स का स्ट्राइक रेट बेहतर कराने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ये दोनों वर्ल्ड क्लास है, इसमें कोई शुबा नहीं है। इनके रिकॉर्ड्स बता रहे हैं, लेकिन एक ही चीज पे इख्तिलाफ था, वो स्ट्राइक रेट था कि आप बॉल ज्यादा खेल रहे हैं, रन्स कम बना रहे हैं। जो मैं आपसे बात कह रहा था, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है ये कि
आप अगर साइम अयूब को बाबर के साथ ओपन करें, 3 पे फखर बैटिंग करें और 4 पे रिजवान आ जाते हैं। देखिए रिजवान हिटिंग भी कर लेते हैं, अब उनका एक्सपीरियंस भी बहुत हो गया और वो खुद को मनवा चुके हैं, साइम ने अभी खुद को मनवाना है। तो एज ए टीम अगर हम अपनी टीम के लिए सोचते हैं, मेरी अपनी जाती राय में कि आप बाबर के साथ साइम ओपन करें, अगर उन्होंने पेशावर ज़ल्मी के लिए भी ओपन की थी तो 3 सेंचुरी स्टैंड लगातार उन्होंने देके रिकॉर्ड बना दिया था इन्हीं दोनों बैट्समैनों ने। तो साइम को देखिए जो बहुत यंग प्लेयर होते हैं, हम इससे पहले बहुत प्लेयर तबाह कर चुके हैं। हैदर अली अंडर 19 में जबरदस्त परफॉर्म करके आए थे, उन्हें कभी ओपनर खिला रहे हैं, कभी 3 खिला रहे हैं, कभी 6 खिला रहे हैं, वो आधे 3 आधा बटेर बना के रख दिया था हमने। तो एक अच्छा चैलेंज मिला, इसको संभाले, ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। और ये कोई अच्छा, पहले 2 मैचेस में पाकिस्तान इसमें जीता है, आई एम श्योर कि होम ग्राउंड का भी एज हासिल है और जो प्रेशर बिल्डअप होता है अगर आप पहले मैचेस में ना जीत पाए, मेरे ख्याल से अब ये दोनों एजेस पाकिस्तान को हासिल हो चुके हैं। देखिए होम ग्राउंड का प्रेशर भी होता है, होम ग्राउंड का एडवांटेज भी होता है। जब क्राउड बाबर चीख रहा होता है तो बाबर पे एक प्रेशर भी होता है जहां वो उन्हें मोटिवेशन दे रहा होता है। तो दोनों चीजें होती है कि अब इतना क्राउड मुझसे चाहता है कि मैं परफॉर्म करके दिखाऊं, लेकिन मोटिवेशन के साथ साथ प्रेशर भी होता है कि मैं आउट होकर जाऊंगा तो इतने लोगों को मायूसी होगी। अब हमारी टीम बहुत अच्छी जा रही है और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। हमारी टीम में मेरे ख्याल है इस वक्त T20 की बेस्ट टीम हमारी बनी हुई है। मैं सिर्फ थोड़ी सी ट्यूनिंग की बात कर रहा था। नसीम साहब, वैसे इस टाइम न्यूजीलैंड के कुछ खिलाड़ी चूंकि मिसिंग हैं, तो आप समझते हैं कि उनकी भी वो टीम उस तरह से टफ अभी है पाकिस्तान का मुकाबला करने के लिए? बहुत मुश्किल होगा इस टीम के लिए पाकिस्तान का मुकाबला करना। हमारे इस बॉलिंग डिपार्टमेंट को किसी के सामने भी ले आओ, ये इंडिया को मुश्किल में डाल देते हैं या मुश्किल में डाल देते हैं। तो फिर न्यूजीलैंड के 9 खिलाड़ी तो इस वक्त IPL खेल रहे हैं, उनके कप्तान अवेलेबल नहीं है। उनमें उनकी जो कप्तान है वो सिर्फ टेस्ट फॉर्मेट खेलते हैं न्यूजीलैंड की जानिब से, जो इस वक्त कप्तान आए हुए और वो T20 की क़यादत। बहुत शुक्रिया नसीम राजपूत, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन पर। बड़े खुश दिखाई दे रहे थे कल के मैच के हवाले से, परफॉर्मेंसेस के हवाले से भी। बहरहाल प्रोग्राम में वक्त हुए नाज़रीन ब्रेक का, हेडलाइंस ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस।